फिर हम आगे बात करते हैं बायोम के बारे में। बायोम एक ऐसा जोग्राफिकली एक्सटेंसिव इकोसिस्टम होता है जहाँ पर सारे के सारे जो फ्लोरा होते हैं, जो फोना होते हैं, वो कलेक्टिव तरीके से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ जो होती है, बायोस्फीयर के अंतर्गत ही इंटरेक्ट कर रही होती है। तो बायोम्स के पीछे एबायोटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, अलग अलग टोपोग्राफी, अलग अलग प्रकार का बायोम इकोसिस्टम। ठीक है, तो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। एक होते हैं टेरेस्ट्रियल बायोम्स, लैंड इकोसिस्टम यानी कि बात हो रही है इसकी, एंड एक्वेटिक बायोम, वाटर इकोसिस्टम। फिर यहाँ पर कुछ एक एडिशनल चीज़ दे रखी है, कोई भी एक इकोलॉजिकल रीजन है डैट हैज़ लॉस्ट मोर देन 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, इसको बोला जाता है एज हॉटस्पॉट। भारत के अंदर जो हॉटस्पॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हिमालयास, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन और सुंदर। ये हमने पढ़ा था, श्रेया याद है, ईवीएस की बुक से, हॉटस्पॉट रीजन्स। तो देयर आर 34 एरियाज अराउंड द वर्ल्ड विच आर क्वालिफाइड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब इनको हॉटस्पॉट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है, मतलब स्पीशीज़ जो होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह, हाँ, ज़्यादातर जो प्रोमिनेंट स्पीशीज़ होती है वो यहाँ पाई जाती हैं। और एक और चीज़ हो सकती है कि वो हो सकता है वो स्पीशीज़ वल्नरेबल या क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हो, है ना, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए स्पेशल प्रयास करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगी। और ऐसे एरियाज़ के अंदर हो सकता है कि अलग अलग कंट्री के हिसाब से जो भी उस कंट्री में बोला जाता हो, जैसे हमारे देश में 2 प्रोटेक्टेड एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है, वो क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और उसका भी बाप कौन? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से भी बड़ी चीज़ कोई होती है प्रोटेक्शन के मामले में या डिक्लेरेशन के मामले में? नहीं। टेरेस्ट्रियल बायोम यानी कि कौन से बायोम? लैंड इकोसिस्टम वाले। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल बायोम इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर ऑन लैंड। इनके पीछे जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो कुछ जो मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैं दुनिया के वो क्या हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम्स, ट्रॉपिकल सवाना बायोम, डेजर्ट बायोम, टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम एंड तुंद्रा बायोम। डिटेल में पढ़ा था इस चैप्टर को भी हमने, डेडिकेटेड PMFIS में। अब हमने कितना टाइम लगाया था उस पर? ऑलमोस्ट अ मंथ। और श्रेया लोग सोचेंगे सिर्फ इतना पढ़ लो और बस सारे क्वेश्चन क्लियर। तो हम पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम की। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम होता है, इट इज़ कंप्राइज ऑफ सेवरल सब बायोम्स। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं, सीजनल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं इनके पास बायोडाइवर्सिटी, मतलब देयर बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है यहाँ पर। एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की होती है, वो किसी भी टेरेस्ट्रियल बायोम से ज़्यादा ही होती है। अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन एंड इंडोनेशियन आइलैंड्स, ये मेजर रीजन्स हैं जहाँ पर ही आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये जो रीजन्स होते हैं दे हैव वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर एंड इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फॉरेस्ट से मिलने वाले रिसोर्सेज जो हैं, जो ऑब्वियस सी बात है उस कंट्री की, उस रीजन की GDP को बूस्ट करेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पर तितर बितर होकर मिलती है, स्कैटर्ड होती है यहाँ पर। एंड दे सस्टेन द लाइवलीहुड थ्रू फूड गैदरिंग, फिशिंग, लम्बरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन। लम्बरिंग का मतलब क्या होता है? पेड़ वगैरह काटना और फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह को, मतलब वो तो चलो गैदरिंग हो गया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह को क्लियर करना, लेकिन पेड़ को काटना लकड़ी को पाने के लिए, लेकिन क्यों? विच विल वर्क एज फ्यूल फॉर देम, आग जलाने के काम आएगा। ठीक है, तो ड्यू टू द ह्यूमन नेचर ऑफ दिस बायोम, जो लोग होते हैं यहाँ पर उनको ट्रॉपिकल डिसीजेज से जूझना पड़ता है, लाइक मलेरिया, येलो फीवर एक्सेट्रा। प्रोमिनेंट ट्रीज जो यहाँ पर मिलते हैं वो मिलते हैं रबड़ के पेड़, बैम्बू एंड एबनी। कुछ जो इंपॉर्टेंट बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पर बैट्स, फीजेंट्स, जैगुआर, एलिफेंट एंड मंकी। रबर ट्रीज या रबर प्लांटेशन के बारे में आप जानते ही हो।
ठीक है। एबनी ट्री, इससे कौन सी वुड मिलती है? ब्लैक वुड, ठीक है। बैम्बू ट्री ऑल्सो नो। Pheasant, bird, jaguar, यूएस का जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है उसने आइडेंटिफाई करा डेट अबाउट 70% ऑफ द प्लांट्स यू आर यूज फॉर ट्रीटिंग कैंसर विच आर फाउंड ओनली इन रेन फॉरेस्ट। एग्जाम्पल, ऐसा जो पेड़ जिसकी औषधियाँ या जिससे निकलने वाला जो एक एलिमेंट है वो कैंसर को ठीक कर सकता है वो है एक लेपैचो पेड़। ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड्स, ये वाले बायो। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है दे आर जनरली फाउंड बिटवीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स। जो ट्रॉपिकल सवाना बायोम्स होते हैं दे आर फाउंड बिटवीन 10 डिग्री एंड 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स, यानी कि इन बोथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं दे आर जनरली फ्लैट एंड ये आपको साहेल रीजन में, साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट इन ईस्ट अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलते हैं। ये जो बायोम है इट इज़ जनरली हॉट एंड ड्राई एंड इट एक्सपीरियंसेस मॉडरेट टू लो रेनफॉल। तो यहाँ पर जो ग्रास होती है दे आर टॉल एंड शार्प। लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन यहाँ पर होता है हर्डिंग एंड प्रिमिटिव पीपल लिविंग हियर आर नोमैडिक, यानी कि घुमंतु लोग होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जब रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो वो ट्रैवल पे दोबारा आ जाते हैं। कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर आर लायन, लेपर्ड, टाइगर, डियर, ज़ेब्रा, जिराफ एक्सेट्रा। फ्लोरा यहाँ पर क्या है? रोड्स ग्रास, रेड ओट्स ग्रास, लेमन ग्रास एक्सेट्रा। This is Rhodes grass. Red oats grass. ये रेड ओट ग्रास एंड उसके बाद है आपका लेमन ग्रास। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो पार्ट्स हैं सवाना ग्रासलैंड्स के दे आर बीइंग कन्वर्टेड टू फार्मलैंड्स, जो कि एक खतरा है फ्लोरा एंड फौना के लिए। फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ बिग कैट्स लाइक चीता, लायन एक्सेट्रा आर ड्विंडलिंग ड्रास्टिकली इन एक्टिविटीज़ की वजह से। अगेन ये चीज़ क्यों हो रही है, ये मतलब ये एक्टिविटी को आप क्या नाम दोगे?
एंथ्रोपोजेनिक। फिर होते हैं कुछ डेजर्ट बायोम्स। डेजर्ट्स आपको पता है ये कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे देखने को मिलते हैं। आपको क्यों? आप श्रेयस के पीछे रीजन दो। शाबाश। कोल्ड करेंट्स तो वो कैसा इफेक्ट पैदा करते हैं? ड्राइंग इफेक्ट पैदा करते हैं ना। तो डेजर्ट्स आर यूजली फाउंड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट बिटवीन 20 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फीयर। एनुअल रेनफॉल यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है इन दीज रीजन्स। एंड यहाँ पर क्योंकि रेनफॉल होती नहीं है और सूखा पड़ा रहता है, एरिड कंडीशंस होती हैं यहाँ पर। दीज रीजन्स डू नॉट पोजेस एनी वेजिटेशन, बट यहाँ पर एक स्पेशल वेजिटेशन टाइप होता है जिसको हम कहते हैं ज़ेरोफाइट्स। यानी कि ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जिनकी पत्तियाँ क्या करती हैं, अगर एक बार कहीं से भी पानी मिले या फिर चलो पानी नहीं भी मिले, उनकी रूट्स काफ़ी नीचे जाती हैं ग्राउंड लेवल तक, है ना। क्यों? ताकि पानी को वो ले सके, पानी की तलाश में। हाँ, उस तक जाती है, डेप्थ तक जाती हैं। और पत्तियाँ कैसी होंगी? पतली होंगी कि मोटी होंगी? पहले बताओ, पतली होंगी कि मोटी होंगी? डेजर्ट प्लांट्स में पत्तियाँ, लीव्स कैसी होंगी प्लांट्स की? ठीक नहीं होंगी, ताकि किसको अवॉइड करा जा सके? क्या कहते हैं उसको, लॉस ऑफ वाटर को? ट्रांसपीरेशन। शाबाश, होगी स्टोरी कनेक्ट। तो एज द सॉइल इज सैंडी एंड सेलीन, डेजर्ट्स रिमेन एग्रीकल्चरली अनप्रोडक्टिव। ड्रॉट रेजिस्टेंट थॉर्नी स्क्रब्स एंड बुशेस एंड पाम्स आर फाउंड हियर। ये जो टर्म है ना, ड्रॉट रेजिस्टेंट थॉर्नी स्क्रब्स एंड बुशेस, और इसके साथ साथ मोटी पत्तियाँ, बस ये टर्म यूपीएससी ने यूज़ करा था। सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम 2018 के प्रीलिम्स में, कि इनमें से अगर वाटर लॉस को बचाना है डेजर्ट प्लांट्स को, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आया था। तो उनमें से उनके पास क्या क्या होना चाहिए? थॉर्नी स्क्रब्स, नंबर 1 बुशेस, ऐसा कुछ करके आया था क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन था। और उसी साल उसने कुछ बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे, लाइक कि एक प्लांट में अगर डिसीजेज है तो उनको कैरी कौन कौन कर सकता है? हनी बीज, चिड़िया, चलती हुई हवा, ठीक है, या पोलन ग्रेन से वो ऐसा हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे यूपीएससी ने। टफ क्वेश्चन उस साल था प्रोसिबस जूलीफ्लोरा। तो ट्राइबल पीपल जो कि यहाँ पर रहते हैं, दे प्रैक्टिस फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। दे मूव देयर टेम्पररी सेटलमेंट्स फ्रीक्वेंटली इन सर्च ऑफ पैस्चर्स। पैस्चर मतलब क्या? ऐसे ग्राउंड जहाँ पर क्या मिल जाए उनके जानवरों को, क्या चरने के लिए? घास। ट्रांसपोर्टेशन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट हियर एंड इट इज़ कैरिड ऑन बाय कैमल्स। कैमल के पास क्या होता है श्रेया? मिल्टन। डबल मिल्टन किसके पास होती है? बैक्टीरियन कैमल। तो रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, लिजार्ड, स्कॉर्पियन एक्सेट्रा, दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड हियर। लोग लेक्चर्स देखते होंगे ऑनलाइन जो फाउंडेशन कोर्स में नहीं है, तो शायद वो नोट्स बनाते होंगे, शायद से कोई मिल्टन एक स्पेशल चीज़ होती होगी, कोई ऑर्गन होता होगा। फिर हम बात करते हैं ओएसिस। ओएसिस इज़ अ फर्टाइल फ्रेश वाटर सोर्स फाउंड इन डेजर्ट्स एंड सेमी एरिड रीजन्स। ठीक है, ओएसिस आर फेड बाय स्प्रिंग्स एंड क्रॉप्स लाइक डेट पाम्स, फिग्स, citrus fruits, maize, etc. They are cultivated near these oases. Date palm, ठीक है, figs, these are figs. सिट्रस फ्रूट्स, तो कोई एक सिट्रस फ्रूट का एग्जांपल देना।
लेमन एंड ऑरेंज। मेज, मेज क्या होता है? वेरी गुड, ओके। कॉर्न, ठीक है। ये कंज्यूम करा है श्रेया कभी? मयूर खाया है दिल्ली में ब्लैक कॉर्न खाया है? नहीं होता है, नहीं 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 होता है, सच में होता है, मतलब मैंने खाया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे वो नहीं मिलती क्या कहते हैं उसको, वो उबला हुआ कौन मिलता है मयूर एक अपनी दिल्ली में, क्या कहते हैं, छल्ली कहते हैं उसको, क्या कहते हैं पता नहीं वो न, तो ऐसे ही ब्लैक कॉर्न भी होता है। आजकल ब्लैक चीज़ें काफ़ी प्रचलित है, ये ब्लैक और अपना ऑर्गेनिक, जैसे कड़कनाथ मुर्गा, ब्लैक चिकन है। लोगों को लगता है कोई बहुत स्पेशल है इसके अंदर। हाँ मुझे ये बताओ पहले, ये ओएसिस के अंदर ये मतलब ये ओएसिस एक तरीके से गड्ढा ही है ना, मतलब रेगिस्तान के पास, या अब रेगिस्तान तो नहीं सॉरी, एरिड या सेमी एरिड रीजन्स, सारे एरिड सेमी एरिड रीजन रेगिस्तान नहीं होते हैं। यहाँ पर ये पानी भरा कैसे और फ्रेश वाटर कैसे है? रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर वन हल्की फुल्की बारिश। एरिड में तो चलो फिर भी आप इग्नोर ही कर दो बारिश को, लेकिन सेमी एरिड में थोड़ी बहुत बारिश जिससे गड्ढा भर रहा हो, लेकिन चलो गर्मी इतनी कि वो सूख रहा होगा, रिजेक्ट कर देते हैं उसको। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, क्या लिखा है, इट इज फेड बाय स्प्रिंग्स, यानी कि अगल बगल में कुछ पानी का सोर्स होगा जिससे डिपॉजिट कर देता होगा यहाँ पर पानी लाकर। जनरली वो मान सकते हो कि कोई रिवर ही होगी। बताओ। लेकिन अगर वो पानी यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम तक रहेगा तो कैसा बन जाएगा, क्योंकि एरिड और सेमी एरिड रीजन है, खारा बन जाएगा। अच्छा, कैक्टस ईटेबल होते हैं क्या, या उसका कोई पार्ट? जनरली नहीं होते हैं। होते हैं क्या, बताओ। हाँ कुछ कैक्टस दोस्तों ईटेबल होते हैं, एडिबल है। एडिबल कैक्टस इज ऑल्सो नोन एज नोपेल्स, नोपेलिटोस या कैक्टस पैड्स। अच्छा, इनकी जो लीफ होते हैं उसके कांटे हटाकर वो ईटेबल है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कुछ होते हैं। लेकिन वैसे इनका जो फ्लूइड होता है उसमें जनरली जहर होता है ना। एंड मयूर ये बेरीज नहीं होती है ना, इनको खाओगे तो विष्णु जी को प्यारे हो जाओगे। टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम्स। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है दे आर यूजली फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज सीजनल टेम्परेचर वेरिएशंस। गर्मियाँ गर्म, सर्दियाँ ठंडी। अब आप कहोगे ये क्या नॉनसेंस बात लिख रखी है, ये नॉनसेंस नहीं है। जनरली समर के अंदर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो हर जगह पर, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जून जुलाई में दिल्ली एनसीआर में अगर बहुत गर्मी चल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि केरला में उस टाइम पर गर्मी हो। समर सीजन तो चल रहा है हर जगह पर, पूरे हिंदुस्तान में, ज़रूरी नहीं होता लेकिन हर जगह पर गर्मी हो, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको पता है एक बात कि 25 दिसंबर को जब हमारे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, अपनी चरम सीमा पर होती है, क्रिसमस वाले दिन, उस दिन ऑस्ट्रेलिया में धूप निकलना शुरू होती है, गर्मी आना शुरू होती हैं। ठीक है। टाइप ऑफ ग्रासलैंड इन दिस रीजन्स दे स्ट्रांगली डिपेंड अपॉन प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पर प्रेसिपिटेशन किस फॉर्मेट के अंदर हो सकती है, होगी जनरली 99% केसेस के अंदर, क्योंकि देखो मैं पता क्यों कह रहा हूँ 99% केसेस के अंदर। पहले एक टर्म देख लो आप लोग, ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड पे आपको भी पता है मयूर कि बर्फ़ अगर पड़े ना या ओले वोले पड़े, ये ख़राब हो जाते हैं, ये फिर टिक नहीं पाएंगे, है ना, सड़ जाती है ग्रास को। तो जनरली कैसी होगी यहाँ पर प्रेसिपिटेशन, ड्रिजल या फिर रेनफॉल।
Higher precipitation leads to tall and soft grass, and lower precipitation leads to short and soft grass. These regions favor wheat cultivation also. क्यों? precipitation काफ़ी ज़्यादा है. तो एक्सटेंसिव मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है. एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ड्यू टू लैक ऑफ फार्म लेबर. फार्म लेबर जो है वो उनकी लैकिंग क्यों है यहाँ पर? क्यों वो कम मिलते हैं? ऐसा क्यों? अच्छा, टेम्परेट रीजन कहाँ है? एक सेकंड. टेम्परेट रीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ है? कौन सा कॉन्टिनेंट पे चले जाऊँ मैं? रेंज कहाँ पर है? यूरोप. पॉपुलेशन है वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं ना. और उन पॉपुलेशन का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो डेवलप कंट्री ना. डेवलप कंट्री का एक रूल क्या होता है इकोनॉमिक्स में, क्या पढ़ा था? ज़्यादातर लोग कौन सी एक्टिविटी की तरफ शुरू हो जाते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? मतलब किसको छोड़ देते? चलो ये बता दो. प्राइमरी. खेती बाड़ी करेंगे नहीं. लेकिन श्रेया, जिसके पास यहाँ पर खेत है ना वो अरबपति पर्सन होता है. यहाँ पर बहुत तगड़ा बिजनेस होता है उनका. हमारे पंजाब, हरियाणा या यूपी के गौरव ऐसे कितने ही किसान होंगे जो डायरेक्टली दूसरी कंट्रीज में सेल आउट करते होंगे? बताना जरा. कितने? 1% भी नहीं होंगे ना. मंडी की बात नहीं कर रहा, दूसरी कंट्री. मंडी के लिए तो रोते हैं हमारे देश के किसान, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही. होता है ना ऐसा. यहाँ पर इनकी प्रोडक्शन इतनी इस हद तक होती है. और एक फिर श्रेया, वो दुनिया को वो देखने का एक शौक नहीं होता कि ये बाहर की कोई चीज़ आई है, अमेरिका की चीज़. मतलब अगर आप खेत से तोड़ के एप्पल दो ना, इंसान को वो पसंद नहीं आएगा. उस पर स्टिकर लगा के दे दो, आप वैक्स लगा के, कहेगा यार बड़ा अच्छा एप्पल है यार. मर जाता है उस एप्पल को खा के. अब यहाँ पर क्या होता है कि क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है उन फ्रूट्स की, उन वेजिटेबल्स की. तो वो डायरेक्टली ये लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है. उसके बाद पेस्टोरल इंडस्ट्री becomes the main occupation, thereby facilitating slaughtering of animals, packing of raw and processed meat, dairy products, etc. मुझे एक बात बताओ, भारत बीफ को एक्सपोर्ट करता है. बीफ क्या होता है? सबसे बड़ी बात पहले ये बताओ, किसका मांस? काऊ एंड बफेलोस. ठीक है, जनरली. हाँ. अब मुझे एक बात बताइए, जो बीफ है इंडिया एक्सपोर्ट करता है इसको? स्लॉटरिंग होती है? श्रेया, नंबर 1 कंट्री. दूसरी आयरनी, इंडिया के अंदर इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑपरेशन फ्लड के बाद, व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद. और सबसे महंगा दूध पूरी दुनिया में भारत में मिलता है. ठीक है. तो कॉमन बर्ड्स एंड एनिमल्स आर ग्रास हॉपर, वुल्फ, बाइसन, प्रेरी डॉग. प्रेरी डॉग क्या है? आप डॉग को हटाओ 1 मिनट के लिए. प्रेरीज याद है? यूरोप में स्पेशल प्रकार के ग्रासलैंड्स है ना. DDLJ देखिए. ये शॉर्ट भी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लश ग्रीन भी, और सूखी भी हो सकती है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन प्रेसिपिटेशन. लेकिन मैं आपको पहले प्रेरी डॉग दिखाता हूँ. ये देखो, कुत्ता मिला. ठीक है, इसलिए दिखाना चाह रहा था मैं. हाँ. और ये कहाँ रहते होंगे? क्या बनाकर? बरोस. बरोस जानते हो ना, ज़मीन के अंदर जब ये गड्ढा कर करके ये बना लेते हैं. ठीक है,
उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बाइसन। वो बाइसन, फिर वुल्फ, वुल्फ लेकिन टेम्परेट फॉरेस्ट वाली, ये वाली लॉन्ग, ठीक है। और ग्रास हॉपर वो तो जानते ही हो गया आप। इसको कैसे पकड़ लेते लोग यार। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका में इनको क्या कहा जाता है? प्रेरीज। यूरेशिया स्टेपीज। अर्जेंटीना उरुगे पैम्पास। साउथ अफ्रीका वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। न्यूजीलैंड कैंडनबर्ग। एंड चाइना मंचूरियन। अबे कभी तो छोड़ दो मंचूरिया को। याद है मंचूरियन वॉर, जापान जीत गया था। नहीं, हाँ वो वॉर हुआ था ना, वॉर ऑफ मंचूरिया। मैं क्लास 12 से भी बता रहा था ना वो आपको, द एनिमी चैप्टर, जनरल टाकीमा और वो। उसके बाद तुंद्रा बायोम्स। द वास्ट लोलैंड्स आर फाउंड, दीज वास्ट लोलैंड्स आर फाउंड वेयर द ग्राउंड रिमेन्स फ्रोजन। अब ये जो फ्रोजन ग्राउंड होता है, ये मिट्टी को भी ऐसे ही बना देता है बर्फीला। है ना। और फिर अगर श्रेया मैं यहां से मिट्टी को अगर उखाड़ूंगा या कुछ भी करके, तो वो क्या कहलाएगा? परमाफ्रॉस्ट। वही वही जानना चाह रहा था। वेरी गुड। परमाफ्रॉस्ट का फिनोमेना यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। और परमाफ्रॉस्ट आप लोग भूले तो नहीं हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मयूर ऐसा हिस्सा बर्फ जहाँ पर मिट्टी भी है और बर्फ का टुकड़ा भी है, लाइक दिस, है ना। याद आया? Greenland, Arctic and Antarctic regions and northern parts of Asia, Canada and Europe, they fall in this biome, and these regions are also called as barren lands. इस बायोम के अंदर लंबे समय तक बहुत कड़ाकेदार सर्दियाँ चलती हैं, एंड समर जो होती है वो भी ठंडी होती है, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती। आप देख रहे हो ना, कूल समर। तभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर इसमें कोई वो मत करना कि वार्म समर और कोल्ड विंटर। यहाँ पर समर कूल होती है, ठीक है, एंड बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। ड्यू टू द प्रिवेलिंग ऑफ लो टेम्परेचर एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स, जो नेट प्रोडक्टिविटी होती है इट इज़ वेरी लो। क्यों? आपको पता है ना, दुनिया का एक रूल होता है, कुदरत का एक रूल होता है कि ग्रोथ करने के लिए हमें कैसा एक एटमॉस्फेयर या फिर टेम्परेचर चाहिए होता है। एटमॉस्फेयर नहीं, सॉरी, टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है? ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट कैसे हो सकती है? मतलब कोल्ड एंड ड्राई में या फिर हॉट एंड ह्यूमिड में? जल्दी बोलो। हॉट एंड ह्यूमिड में होती है। पीपल आर नोमैटिक हियर। हंटिंग एंड फिशिंग आर देयर मेन ऑक्यूपेशन। पॉपुलेशन काफ़ी बहुत कम होती है, बहुत अलग अलग जगह में छोटी छोटी सेटलमेंट्स आपको मिलेंगी। उसका रीज़न ही यही होता है, हार्श क्लाइमेट की वजह से, जिसकी वजह से लोग अपनी सेटलमेंट्स को चेंज करते रहते हैं। यानी कि जब सर्दियाँ होंगी तो वो देखेंगे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रही हो, दूसरे रीजन में शिफ्ट हो जाओ। गर्मियों में अगेन जहाँ पर लोगों का व्यवसाय होता है, कुछ ऑक्यूपेशन है, जहाँ पर जो भी वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं। दे लिव इन इग्लू इन विंटर, और समर के अंदर टेंट्स के अंदर। याद है ये हम 3rd 2nd क्लास से पढ़ रहे हैं इग्लू का कंसेप्ट। याद है ये इग्लू?
कश्मीर में बनाया हुआ इन्होंने ये। हाँ, इससे क्या हो जाता है? नहीं नहीं, और क्या होता है इससे क्या लोगों को क्या राहत मिलेगी? कोशिश करी जाती है कि हवा को यहाँ पर ज़्यादा एंटर ना होने दिया जाए, ठंडी हवा को, है ना, और ये गर्म रहे अंदर, है ना। हाँ, वो ये बेयर ग्रिल्स ने भी बनाकर दिखाया था एक बारी मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड में। ये गुलमार्ग में कश्मीर में लोग बैठ तो गए हैं ये सोच के कि ये रोग वाला इग्लू है, ये गिरा ना करे यहाँ से। ये मोहतरमा देखेंगी भी नहीं। होटल वाले कहते हैं कि हमारे पास तो कोई आया ही नहीं, मयूर है। उसके बाद आर्टिक मॉस, आर्टिक विलो एंड लिचन, दे ग्रो हियर। आर्टिक मॉस, आर्टिक लिचन एंड आर्टिक ब्लू। ये होता है समर में, ऐसा लगता है वो, और सर्दियों तक जाते जाते वो ऐसा हो जाता है, मतलब सर्दी आते आते वो ऐसा हो जाता है। ये उसके बाद यहाँ पर कुछ फोना, पोलर बियर, वुल्वरीन, अपने इसकी वजह से। ये एवेंजर्स एक मूवी सीरीज़ होती है, उसके अंदर एक सेपरेट इसका एक मूवी भी है वल्वरीन, तो उसके अंदर भी इसको ऐसे ही दिखाया हुआ था, इस कैरेक्टर को। फिर क्या है, रेनडियर्स, दीज आर रेनडियर्स। कौन घूमता है इनको लेकर श्रेया? सेंटा क्लॉज, वेरी गुड। स्नो लास्ट क्रिसमस आए थे। स्नो आउट। तो ये हो गया। उसके बाद स्नो आउल, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो ये बायोम्स हैं उसके अंदर टेरेस्ट्रियल बायोम के टॉपिक को ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जानेंगे एक्वेटिक बायोम के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।